परफॉर्म अ सैंपल। वो सैलरी शीट लेके आता है आपके पास कि जी मैंने ये 50 एम्प्लॉयज सेलेक्ट किए थे, सैंपल पे तो चेक किए आपके, ठीक है, जो उसने 50 किए हैं उसमें से 5 आप सेलेक्ट करने और उस पर वही वर्क क्या करने हैं, री परफॉर्म करना है। आपको पता लग जाएगा काम ठीक है कि नहीं। सादी सादी आसान सादी बातें समझ आ रही हैं जी। चलें आगे। अच्छा आगे हैं, the exact nature, timing and the extent of testing of specific area of the internal audit. ठीक है, कहता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द, कितना चेक करना है आपने। मैं कह रहा हूँ 50 में से 5 करने हैं, ये 50 में से 5 करने हैं, ये 50 में से 25 करने हैं, ये 50 में से 20 करने हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? नीचे से नहीं, आप बताएं किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, किस पे डिपेंड करता है? देखें देखिए, मैंने 50 सैंपल लिए, आपके यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसमें से 5 आपकी चीज़ें री परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट की। पहला सिलेक्ट किया और गलत निकला, अब मैं क्या करूँगा? शायद मैंने पहले 5 चेक करने हूँ, अब मैं कितना करूँगा? अब मैं 15 चेक करूँगा। फॉलो करेंगे मेरी बात? पढ़े से ठीक है। नंबर क्या कहता है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स जजमेंट ऑफ रिस्क। एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्क कितना है, अगर उस मैटर में रिस्क ज़्यादा है तो क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद करेंगे उसके काम को। ठीक है, आगे हैं। सेकंड कहता है हाँ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी जब मैं आया था मैंने देखा कि यार ये एक्सटर्नल ऑडिट बहुत ज़बरदस्त है, इसके काम को मैं ज़्यादा यूटिलाइज करूँगा। लेकिन जैसे मैं उससे इंगेज हुआ, काम किया, मुझे पता लगा नहीं यार इस तरह का काम नहीं कर रहा जो मेरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट थी। अगर पहले हो सकता है आपने डिसाइड किया मैं 80% इसके वो चेक करूँगा, 20% अपने, अब आगे नहीं यार मैं 50-50 कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? कोई मसला? ठीक है। और तीसरा इवेल्युएशन था, जो आपने स्पेसिफिक काम चेक किया उससे पता लगा, काम बोलता ना, ठीक है। हमारा एक मुलाजिम था, उसको ना शुगर लगाते थे उसका, तो खुदा बख्श नाम था उसका। हमने छेड़ना भी, चिड़चिड़ा था, हमने छोटे होते थे हम लोग, हमने उसको कुछ बातों में चिड़ चढ़ती होती थी, कुछ उसके निकनेम रखे, उन्हें निकनेम लेना, उसमें भी गालियाँ भी निकालनी, हमने शुगर भी लगाना उसको। तो वो कहता था कि तुसी मैनू नहीं रोना, मेरे काम नहीं रोना है। सी बुरा था कि मैं मर गया तो आप लोगों ने मेरे पे नहीं, मेरे काम बड़े अच्छे करता था, बड़ा सफाई, बड़ा वेल मैनेज चीज़ें। तो ये वो बात है, इवैल्यूएट द स्पेसिफिक। ठीक है, आप देखें जो उसने स्पेसिफिक काम किया है वो इवैल्यूएशन बताएगी कि बंदा कैसा है, कितना प्रोफेशनल है। ठीक है, तो 3 चीज़ें, रिस्क कितना है, ठीक है, और प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या आपकी, और तीसरा क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक। अब आपने डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने इसके 50% सैंपल अपने ले रहा हूँ, 50% उसके ले रहा हूँ, और उसका जो वर्क है उसमें से मैंने 20% चेक किया है और उसका क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, आ गई है। नीचे से नहीं देखना, आप बताएं, पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि डॉक्यूमेंट करें इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड, क्या करेंगे? आपने वर्क यूटिलाइज किया है इंटरनल ऑडिटर का, क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? जिन ठीक है, तो और पीछे हैं, एक चीज़ पीछे स्किप कर रहे हैं। पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट नहीं करने चाहिए कि मैंने इसके काम को यूटिलाइज क्यों किया। अगर वो नालायक था तो हमें तो करना ही नहीं चाहिए था। तो पहली चीज़ क्या है, तो क्यों कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, सिस्टमेटिक अप्रोच। वो कैसी थी, वो करने के बाद हमें डिसाइड करें मैंने वर्क यूटिलाइज करना कि नहीं करना। लॉजिकल बात है ना। तो हम एक स्टेप पहले आते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे, हमने उसको कैसा इवैल्यूएट किया, क्यों हमने रिलाई किया उसके काम पे। तो क्यों किया जी? हमने उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, सिस्टमेटिक अप्रोच चेक की होगी ना, उसको डॉक्यूमेंट करें क्योंकि हमने चेक की, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, और रिजल्ट चेक करने के बाद हमने कहा यस हम इसके काम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आंसर नो आ जाए फिर तो स्टैंडर्ड इररिलेवेंट हो गया।
तो हमने जो यस का डिसीजन दिया है, यस का डिसीजन दिया है, इसके पीछे क्या डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करें कि मैंने ऑब्जेक्टिविटी में ये देखा, मैंने कंप्यूटर्स में ये देखा, कैपेबिलिटी में ये देखा, सिस्टमेटिक अप्रोच में, उसके बाद यस आएगा। ठीक है, समझ गए? फिर अगला क्या करेंगे? यस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट किन एरियाज में कर रहे हैं, फिर आपकी वाली बात कितना कर रहे हैं, फिर जो उसका स्पेसिफिक वर्क है, उसको आपने कैसे चेक किया, ओवरऑल कंक्लूजन आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं है। समझ गए? अजीब सी बात तो नहीं कर रहा मैं, लॉजिकल है ना। अब पढ़ लेते हैं इसका। क्या डॉक्यूमेंट करना है? पहली बात है इवैल्यूएशन ऑफ नंबर 1, उसका ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है पॉइंट नंबर 1 में, सेकंड लाइन में कर रहा है ना। कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक अप्रोच, वही जो मैंने बातें की। ठीक है, सेकंड में आ जाए कि नेचर एंड एक्सटेंट, कि कहाँ पे उसका वर्क यूज कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और फिर जो उसने स्पेसिफिक वर्क किया उसको कैसे इवैल्यूएट किया आपने। ठीक है जी, चलें आगे आ जाएंगे डायरेक्ट असिस्टेंस पे। चलें आगे। इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करें, इसके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से इनमें फर्क नहीं। सॉरी, जी का मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कि हम एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करें, तो इंटरनल कंट्रोल में चेक करेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा फिर हम उसमें इसमें फर्क क्या है। वो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो तो एक सिस्टम है, सिस्टम, ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, इंटरनल डिपार्टमेंट क्या करता है, हमने क्या पढ़ा, ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग करता है कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े ना। वो एक सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उस सिस्टम सेल्स के ऊपर भी है, परचेज के ऊपर भी है, एचआर के ऊपर भी है, वो सिस्टम स्टॉक के ऊपर भी है, रिसीवेबल पे भी है, पेएबल पे भी है, प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी है, मार्केटिंग का सिस्टम भी है, फाइनेंस का सिस्टम भी है, अकाउंट का सिस्टम भी है। ये सिस्टम इंटरनल, इसको कलेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं ना, ये तो वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने सिस्टम के 5 एलिमेंट पढ़े थे, 5वां कौन सा था? मॉनिटरिंग ऑफ। अब मैंने आपसे कहा था असल में सिस्टम में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असल में तो मैनेजमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट इन छोटी छोटी टाइनी चीज़ों में नहीं पड़ती की रफा। वो क्या करती है, इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट वो पुट इन प्लेस कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी कहते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर देखा होता है कि यार ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कोई माल फंक्शन तो नहीं हो रही है तो उसको क्या करता है? फिक्स करता है। फिक्स खुद भी नहीं करता, उसकी चाहिए अथॉरिटी नहीं है, वो क्या करेगा? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा जनाब ये लीकेज हो रही है, मैनेजमेंट ठीक करवाएगी उसको। ठीक है, तो इंटरनल डिपार्टमेंट अलग है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लियर हो गया? 1.5 पे जी, डायरेक्ट असिस्टेंस। अच्छा, ये डायरेक्ट असिस्टेंस जो है ना, अगर मैं आपसे कहूँ ना 1.4 एज इट इज डायरेक्ट असिस्टेंस है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने अपनी मर्जी से काम किया हुआ था, यहाँ पे उसने काम कैसे किया हुआ है? आपकी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, बाकी 100% वैसे ही है। आपको इस अगले 1-1.5 पेज में रेपिटेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये कह रहा हूँ कि ये काइंड ऑफ वही चीज़ है। ठीक है, हम इसको पढ़ते फिर मज़ा आएगा पढ़ने का। कहते जी आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं until unless you have been prohibited by law। अगर लॉ ने प्रोहिबिट किया तो फिर तो लॉ की रेसिडेंस है, अदरवाइज आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सेकंड लाइन में कहता है कि अगर आपने डिसाइड किया कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है तो उससे पहले आपने क्या करना है? द ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट ऑडिटर एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। ठीक है, आपने क्या देखना है? मैं डायरेक्ट असिस्टेंस लेने जा रहा हूँ तो इंटरनल डिपार्टमेंट वही 3 चीज़ें, उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है, ये बात करता है कि
कि आपने क्या देखना है, एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। वही एक बात होगी ना, किसकी, इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट में ये देख रहे थे 1.4 में, ये देख रहे थे ना आप 1.4 में क्या देखा था आपने, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है, डिसिप्लिन अप्रोच लेके आया। यहाँ भी वही देखना, समझ गए? इसने उसने पैराग्राफ में लिख दिया है, लेकिन देखें वही बातें पॉइंट नंबर 3 में ऑब्जेक्टिविटी, और इसी पॉइंट लाइन नंबर 3 में लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। समझ गए? 2 बातें छोड़ गया, वो आपने खुद ऐड कर लेनी है। कौन कौन सी? सिस्टमेटिक अप्रोच और कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या होती है? कि जब मैं नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग दी है ना, उसको प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे अपने यूज करना है, ये है कैपेबिलिटी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बहुत से प्लेयर हैं कि नेशनल लेवल पर बड़ा तो खेल होते हैं, आप कहते हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं यार, लेकिन जैसे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर में आते हैं वहाँ वो कैपेबल नज़र नहीं आते। ठीक है, बहुत से ऐसे नाम आपको मिलेंगे यार जो अब लोकल क्रिकेट होती है, वो सेंचुरियाँ मारी जा रहे हैं, विकेटें ली जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी आते हैं प्रैक्टिकल किसी बड़े मैच में, वहाँ वो फ्लॉप हो जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, आगे कहता है दिस इवैल्यूएशन मस्ट इंक्लूड, आपने ये चाहिए आपने कैसे करनी है इवैल्यूएशन, आप पीछे पढ़ गए हैं ना कि आपने उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे करनी है, पढ़ के आए ना। ऑब्जेक्टिविटी कैसे करनी है ये हम पढ़ गए हैं पेज 185 पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे करेंगे, उसने ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक है, दिस इवैल्यूएशन मस्ट इंक्लूड द इंक्वायरी, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लें। ठीक है, देखिए ये जो उसने बात लिखी है ना एक लाइन में, क्या हम क्या करेंगे, इंक्वायरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये इतनी लाइन मर्जी की नहीं लिखी इसने। कहता है दिस इवैल्यूएशन, क्या ऊपर इवैल्यूएट क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी। कहता कैसे करनी है आपने, मस्ट इंक्लूड, इनको आप इंक्वायरी कर लें उसकी, उससे पूछने पे तुम पे कोई थ्रेट तो नहीं है, तुम्हारी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक लाइन में करेंगे बस। लग रहा है ना मजे की पूरी बात नहीं की हुई, तो यहाँ पे पुरानी वाली बात साथ लेके चले आप कि हम देखेंगे उसको रिपोर्ट कौन करता है, ये रिपोर्ट किसको करता है, इसका रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट पे एक्शन लिया जाता है कि नहीं आता। फॉलो करें, वो सारी चीजें में आपने ऐड करनी है, बेशक उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, आगे अगली लाइन में भी पैराग्राफ में लिखी है उसने, हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको लगे कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसका वर्क यूज नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। रेपिटेशन आ गई ना, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल ऑडिट शैल नॉट प्लान टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस इफ, वो 3 बातें की, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं है, सेकंड में कहते हैं कॉम्पिटेंस नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। समझ गए? अच्छा, अगली बात, किन किन एरियाज में लेनी है ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हुए, किन फैक्टर्स से कंसीडर करना है आपने डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हुए, किन। तो पहले में कहता है रिस्क, भाई हाई रिस्क एरिया है तो क्या करें, उसका काम ना करें, यूटिलाइज करें, उससे असिस्टेंस ना लें, क्या करें, खुद करें। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ये मैं सेकंड पॉइंट पहले पढ़ दी, फर्स्ट में क्या कहता है, जजमेंट इन्वॉल्व, भाई जजमेंटल एरिया है तो अपनी जजमेंट फॉर्म करें।
उसका वर्क ना यूज़ करें, ना असिस्टेंस लें उससे। लॉजिकल बात है ना, ये भी हम पढ़ गए हैं। तीसरे में ये कहता है कि उसकी अगर आपको लग रहा है ठीक है, अब उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं है, असिस्टेंस ना लें। समझिए। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट पढ़िएगा जरा, फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा। Whether in aggregate using internal auditor to provide direct assistance to the extent planned together with the जब एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ रहे थे, हमने क्या किया था, पूरा काम एक्सटर्नल ऑडिट एक्सपर्ट का देखने के बाद क्या किया था, देखा था कि यार लार्जर पर्सपेक्टिव में कि यार ये ओवरऑल मुझे एश्योरेंस मिल रही है इससे, ठीक है। पढ़ा था मैं ओवरऑल एडिक्वेट है वर्क, तो यहाँ पर भी देखें कि ओवरऑल मैंने असिस्टेंस लिया वो एडिक्वेट है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप बाद में ये नहीं कह सकते वो मैं इंटरनल पर रिलाई कर दिया तो उसमें गलती निकली। आपको किसी ने नहीं कहा था रिलाई करना उस पर, आपने खुद किया अपने काम के आसानी के लिए, ठीक है। चारों बातें क्लियर हैं। पहले में आपने वो कहता है कहाँ असिस्टेंस लेनी कहाँ नहीं लेनी, तो देखें जजमेंटल एरिया तो नहीं है, दूसरा रिस्की एरिया तो नहीं है, तीसरे में क्या कहता है अगर उसकी कोई इंटेग्रिटी का इशू तो नहीं, ऑब्जेक्टिविटी का, ठीक है। और चौथे में कहता है ओवरऑल लेवल पे आए देखें कि यार ये एश्योरेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही इससे, ठीक हो गया। 188 पे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। कल हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और हम इस सीरीज़ जो थर्ड फेज़ है ना ऑडिट का